नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पाकिस्तान मूल के कथाकार अब्दुल्ला हुसैन और उनके उपन्यास उदास नस्लें पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अब्दुल्ला हुसैन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर दृष्टि डाल लेते हैं। अब्दुल्ला हुसैन पाकिस्तान मूल के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद खान है। इनका जन्म 14 अगस्त 1931 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया पंजाब प्रांत के गुजरात में हुआ था। इनके पिता आबकारी निरीक्षक थे जो बाद में किसान बन गए। जब अब्दुल्ला 6 महीने के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। गुजरात के ही जमींदार कॉलेज से इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई की। बाद में वे एक सीमेंट कारखाने में केमिस्ट का काम करने लगे। तत्पश्चात वे केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए कनाडा चले गए। उन्होंने एक डॉक्टर से शादी की और उनके एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक यूके में रहकर एक पब का संचालन किया तथा बाद में पाकिस्तान लौट आए। 84 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 2015 में ब्लड कैंसर से लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए इनके सम्मान और पुरस्कार को भी देख लिया जाए। अब्दुल्ला हुसैन को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2012 में पाकिस्तानी सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कमाल फन तथा उदास नस्लें के लिए 1964 में सर्वोच्च कथा पुरस्कार आदमजी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम अब्दुल्ला हुसैन की कृतियों पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हुसैन ने अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की है, जिनमें 1982 में बाघ उपन्यास है जो कश्मीर मुक्ति पर केंद्रित है। बाघ यहाँ आतंक का प्रतीक है। 1989 में उन्होंने कैद उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में कराची में एक नवजात की हत्या पर आधारित है। 1994 में रात उपन्यास लिखा जो इसी प्रकार की शैली से युक्त है। 1996 में नादार लोग उपन्यास लिखा जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध पर केंद्रित है। इसमें पात्र सरफराज पूर्वी पाकिस्तान में नियुक्त है और युद्ध का कैदी बनकर ढाका पतन के पीछे के कारणों का उद्घाटन करता है। इसके अलावा उन्होंने नदी, 7 रंग, वापसी का सफ़र उपन्यास, नसेब एवं फरेब कहानी संग्रह तथा 2000 ईस्वी में पहला अंग्रेजी उपन्यास एमिग्रे जर्नी लिखा, जो विदेशों में पाकिस्तानी प्रवासियों के भीतर पहचान एवं अंतर पीढ़ी के तनाव पर चर्चा करता है। ये तो हुआ अब्दुल्ला हुसैन जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। चलिए अब उनके लोकप्रिय कालजयी उपन्यास उदास नस्लें पर भी चर्चा कर ली जाए। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसे पाठकों के साथ साथ साहित्य के बड़े पारखियों से भी प्रशंसा मिली है। इसने कृष्णचंद्र, आल अहमद सरवर और राजेंद्र सिंह बेदी को भी प्रभावित किया। कृष्णचंद्र इसकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, मोहतरम अब्दुल्ला हुसैन साहब, आप कौन हैं, क्या करते हैं, अदब का मसगला कब से इख्तियार किया और किस तरह आप एक शोले की तरह भड़क उठे, अपना कुछ अता पता तो बताइए। उदास नस्लें पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसे ख़त्म करने से पहले मुझे ये मालूम हो चुका है कि उर्दू अदब में एक आला जौहर दरियाफ्ताब हो चुका है। इसी तरह उर्दू के शीर्ष आलोचक शमसुर रहमान फारूकी ने कहा था कि जिन साहित्यकारों को पढ़कर वो रश्क करते थे उनमें अब्दुल्ला हुसैन भी शामिल हैं। इस उपन्यास के बीज वपन की प्रक्रिया को बताते हुए अब्दुल्ला हुसैन ने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि उन्होंने यह उपन्यास 1956 में उस वक्त लिखा था जब वो एक निजी कंपनी में काम करते थे और उनकी ड्यूटी किसी वीरान इलाके में थी। तब उन्होंने अपनी
बोरियत से तंग आकर एक कहानी लिखने के इरादे से कलम उठाया था, लेकिन चंद पन्ने लिखने के बाद ही उनके जहन में अचानक उदास नस्ले की कहानी फ्लैश की सूरत में गुजरी और उपन्यास का पूरा साँचा दिमाग में आ गया। इस तरह से यह उपन्यास 1961 ईस्वी में पूरा हुआ। इस एक उपन्यास ने ही अब्दुल्ला हुसैन को शीर्ष पर पहुंचा दिया। इस उपन्यास को पाकिस्तान का पहला उपन्यास तक कहा जाता है। उदास नस्ले का 1963 ईस्वी में दी विरियर जनरेशन शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिसे अंग्रेजी पाठकों ने बहुत पसंद किया। हिंदी में भी इसका अनुवाद हुआ और यह जितनी पाकिस्तान में प्रसिद्ध हुई उतनी ही हिंदुस्तान में भी। उदास नस्ले का कथानक बहुत विशाल है। यह प्रथम विश्व युद्ध के कुछ पूर्व से विभाजन और उसके पश्चात की घटनाओं और उपद्रवों के समय तक फैला हुआ है। इसमें तत्कालीन समाज में बदलाव की जद्दोजहद, विस्थापन का दर्द और अस्मिताओं का टकराहट तो है ही, साथ ही एक नए राष्ट्र के अपनी अस्मिता को नए तरीके से खोजने और उसे परिभाषित करने का प्रयास भी है। अब्दुल्ला हुसैन इसे मोहब्बत की कहानी मानते हैं। उन्होंने कहा है कि यह मोहब्बत की कहानी है, लेकिन परंपरागत मोहब्बत की नहीं, बल्कि उस महान मोहब्बत की जिसके लिए आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पर खुद को आमादा पाता है। उदास नस्लें गुलामी से आज़ादी के सफ़र की कहानी, मर्द और औरत के मोहब्बत और मिट्टी से इश्क की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि में बंटवारे से पहले उपमहाद्वीप में गरीबी, विश्व युद्ध, अंग्रेज़ों की गुलामी, जुल्म और आज़ादी की लड़ाई है, जिसके असर से एक पूरी नस्ल उदास हो गई है। उदास नस्लें में पंजाब है। कहानी रोशनपुरा गांव से प्रारंभ होती है। यह भारतीय इतिहास के समय 1913 से 1947 तक को प्रकट करती है। इसमें 3 युगों का दस्तावेज है। पहला ब्रिटिश इंडिया, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा बंटवारा, यानी पहला अंग्रेजी साम्राज्य का युग, दूसरा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष का काल और तीसरा विभाजन के पश्चात का जमाना। इस उपन्यास के केंद्र में रोशन आगा का परिवार है, जो रोशन महल नामक रियासती संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। प्राचीन मुगल विरासत के प्रतीक नियाज बेग और अयाज बेग हैं। इस उपन्यास का मुख्य पात्र नईम है। रोशन आगा और अयाज बेग के परिवारों में मित्रता है। उपन्यास के प्रारंभिक भाग में रियासतों का प्रभुत्व, अंग्रेजों के साथ रिश्ते, मुगलकालीन विरासत का ढहना, दैनिक संघर्ष, प्रथम विश्व युद्ध का खतरा, युद्ध का मैदान, दोनों सेनाओं का युद्ध, मार काट सभी कुछ प्रकट होता है। इसी में नईम और अजरा की मोहब्बत के फंसाने का भी आगाज होता है, लेकिन उनके बीच समुदायों के बंटवारे की दीवार खड़ी है। दोनों ही एक दूसरे को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देने का इरादा रखते हैं। बाद में नईम फौज में शामिल हो जाता है, पर एक घटना उसके जीवन को बदल देती है। जिस जर्मन सिपाही को वह मारना चाहता था, वही सिपाही चीड़ की लकड़ी से बाजू गंवा चुके नईम के लिए बाजू बनाता है। इस तरह युद्ध की उदासी के साथ पहला भाग ब्रिटिश इंडिया समाप्त होता है। दूसरे खंड हिंदुस्तान में लड़ाई के बाद बदले भारत की तस्वीर है। युद्ध के बाद भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और पारिवारिक संबंधों में काफ़ी बदलाव हुआ। हिंदुस्तान का रोशनपुर बदल चुका है। वहाँ तबाही का मंजर है, पर धीरे धीरे हालात बदलते हैं। फिर से खुशियाँ छाने लगती हैं। बाद में नईम कांग्रेस ज्वाइन करता है और उसे हिंदुस्तान का बेटा संबोधन मिलता है। इस भाग में स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग के बढ़ते कदम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, आज़ादी का मुद्दा सभी कुछ प्रकट होता है। नईम यहाँ अपने मित्रों की हिंसक विचारधारा को अहिंसा की तरफ मोड़ता है, पर विचारों में मतभेद उसे पार्टी छोड़कर गांव जाने पर मजबूर करती है। जंग से नईम मिलिट्री क्रॉस लेकर लौटा है, जो उसके और अजरा के खानदान के बीच
मनमुटाव दूर करने में सहायक होता है। इस जंग की वजह से वह अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेता है और नईम अजरा का निकाह हो जाता है। दरअसल नईम और अजरा दो भिन्न समाजों, ग्रामीण एवं शहरी और मानसिक एवं भावात्मक सरोकार के दो विपरीत पक्षों के प्रतिनिधि हैं। फिर से रोलेट एक्ट, खिलाफत एक्ट, आज़ादी, प्रिंस वेल्स का भारत आगमन, विदेशी हुकूमत का विरोध आदि घटनाएं होती हैं और नईम गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुसैन यहाँ भारतीय किसानों के जीवन का भी सजीव चित्रण करते हैं। नईम जेल से रिहा होकर गांव पहुंचता है। उसे फाजिल का अटैक होता है। अजरा उसे गांव से दिल्ली लाती है। नईम का इलाज शुरू होता है और देश धीरे धीरे बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। बंटवारा खंड में पूरे भारत का राजनीतिक माहौल गर्म है। बंटवारे की बात चल रही है। लॉर्ड माउंटबेटन पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तथा देश भर में आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर दिल्ली में हैं। सभी जगह देश के भविष्य की भविष्यवाणी हो रही है। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही विभाजन भी हो जाता है। रोशन आगा के सहयोग से नईम शिक्षा विभाग में सचिव पद पर नियुक्त होता है, लेकिन अंदर से वह अपने को किसान का बेटा मानता है। भारत में पाकिस्तान जाने वालों की तैयारी प्रारंभ होती है। रोशन महल परिवार पाकिस्तान चला जाता है। नईम भी वामपंथी विचारधारा का होने के बावजूद पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान जाकर जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है, परंतु विस्थापन की पीड़ा भूले भी भुलाई नहीं जा सकती है। इस तरह यह बंटवारे और भारत के मुसलमानों की उलझन, त्रासदी, विस्थापन और तत्कालीन भारतीय समाज में अस्मिताओं के टकराहट और बदलाव की कहानी को दर्द के साथ प्रकटीभूत करता है। इसमें हिंदुस्तान में बसने वाली कई पीढ़ियों के साथ बदलते हुए जमानों का चित्रण है और समाज, सभ्यता तथा राजनीति की पृष्ठभूमि में बदलती हुई सोच का भी। उदास नस्लें की भाषा पे बात कर ली जाए। उदास नस्लें की भाषा विशेषकर इसमें मिलावट को लेकर सवाल उठाए गए और कहा गया कि इसमें पंजाबी शब्द ज़्यादा हैं, लेकिन उर्दू लश्करों की भाषा के तौर पर विकसित हुई है और इसमें कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं और यह कई भाषाओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें ऐसा होना लाजमी है। इस संदर्भ में अब्दुल्ला हुसैन ने कहा था कि मैंने जब उपन्यास लिखना शुरू किया था तो मुझे बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती थी। उल्टी सीधी जबान लिखी। मेरी खुशकिस्मती रही कि लोग पुराने जबान से, जिसमें बड़ा लच्छेदार विवरण होता था, तंग आए हुए थे, इसलिए उन्हें मेरी जुबान सुलभ महसूस हुई और उन्होंने उसे सराहा। इस उपन्यास की वर्णनात्मक शैली विशद संवेदी विवरणों से परिपूर्ण है, जो परिवेश को सूक्ष्मता से दर्शाती है। एक वानगी देखिए। किसानों के पास बातें करने को बहुत कुछ नहीं होता। वे अनपढ़, आँखों वाले, सीधे साधे, गैर दिलचस्प और कनात पसंद लोग होते हैं, जिनकी ज़्यादातर जिंदगी अमल और हरकत से इबारत होती है। उनके पास वह जहानत नहीं होती जिसकी बदौलत इंसान मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के बावजूद गुफ्तगू करने की ख्वाहिश महसूस करता है। उपन्यास में पात्रों का चित्रण बहुत ही सटीक है तथा संवेदनशीलता के साथ यथार्थवादी रूप में प्रकट होता है। उदास नस्लें का शीर्षक अत्यंत सार्थक है, क्योंकि विभाजन से तमाम पीढ़ी उदास है और हमेशा उदास ही रहेगी। इस संदर्भ में अब्दुल्ला हुसैन भी कहते हैं कि जब से उदास नस्लें लिखी गई, उस वक्त से इस किताब की खुशकिस्मती और हमारी बदकिस्मती है कि हर नस्ल उदास से उदासतर होती जा रही है। इस प्रकार उदास नस्लें उर्दू उपन्यास की एक श्रेष्ठ कृति है और अब्दुल्ला हुसैन ने एक बेशकीमती रचना प्रदान की है। पाकिस्तान के मशहूर शायर और नाटककार अमजद इस्लाम अमजद ने कहा है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पढ़ने वाले अपेक्षाकृत कम हैं,
और किताबें भी कम बिकती हैं, वहाँ 50 बरस तक लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ा कारनामा है। और अब्दुल्ला हुसैन उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। यदि आपको हमारा यह विवेचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।